हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बैंक ऑडिट का कंप्लीट रिवीजन। और मैं बता दूं, ये आपको बैंक ऑडिट की बेस्ट वीडियो रहेगी। जब तक ये यूट्यूब पर है, समझ लो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर द बैंक ऑडिट रिवीजन। यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट कवर होंगे। कंसेप्ट के साथ साथ जो पूरा हमारा क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे भी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दिस इज समथिंग, समझ लो ये आपके लिए, मैं इसको क्या नाम दूं, भगवान का प्रसाद समझ लीजिए। हर स्टूडेंट के लिए बैंक ऑडिट का ये प्रसाद है और आपका पूरा फियर जो है, जो पूरा डर है आपका बैंक ऑडिट को लेकर, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आदित्य का, अंश, योगिता, सलोनी, रोहित, श्वेता, सौरभ, मलानी, सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। तकरीबन 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से हो सकता है 1 घंटे 15 मिनट में आपके ले लूँ, मैं आपको पूरा बैंक ऑडिट का रिवीजन अच्छे से करवा दूंगा और आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करवाऊंगा, हर चीज़ का लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। और आपको मैं वादा करता हूँ एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे मेरी इस सेशन से, मेरी इस क्लास से। ठीक है जी, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर अपना प्यार दे दीजिएगा और उसके बाद हम करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट। देखिए, ऑडिट ऑफ बैंक, सबसे पहले कुछ बेसिक बात करूंगा, हम हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर हड़बड़ी करेंगे तो ये पूरा सेशन खराब हो जाएगा। अगर मैं किसी भी एंटिटी की बात करूं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, एनबीएफसी हो, कंपनी हो, पीएसयू हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी एंटिटी क्यों ना हो, ये एक एंटिटी ही तो है ना बाबू, चाहे कोई भी एंटिटी क्यों ना हो, आप मुझे बताइए स्टैट ऑडिट करते टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट बताए गए हैं कि एक ऑडिटर क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है, उसको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। चैप्टर 3 के अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन सीखा है, चैप्टर 2 के अंदर आपने प्लानिंग सीखा है, चैप्टर 4 के अंदर आपने रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल सीखा है, चैप्टर 5 के अंदर आपने फ्रॉड रिपोर्टिंग सीखी है, चैप्टर 6 के अंदर आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सीखा है, चैप्टर 7 के अंदर आपने सैंपलिंग सीखा है, चैप्टर 8 के अंदर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर सीखा है। मतलब जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के जितने भी रूल्स हैं, क्या बताइएगा, सोच कर रिप्लाई कीजिएगा सभी स्टूडेंट मेरे साथ, क्या वो सारे रूल्स आपके बैंक ऑडिट पर भी लगेंगे? क्या वो सारे रूल्स आपके बैंक ऑडिट पर भी लगेंगे? क्या आंसर में यस और नो आपको देना है। मतलब जो मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं सर ऐसे 315 के अंदर, क्या वो मेरा बैंक ऑडिट में भी होगा? क्या जो मैं इंटरनल कंट्रोल चेक करता हूं, क्या वो मेरा बैंक ऑडिट में भी होगा? क्या जो मैं टीम मीटिंग करता हूं, टीम मीटिंग, टीम प्लानिंग इवेंट जिसको हम रियल लाइफ में बोलते हैं, क्या वो टीम प्लानिंग इवेंट या टीम मीटिंग बैंक ऑडिट में भी होगा?
क्या वो प्लानिंग जो हम करते हैं, प्लानिंग के टाइम पे पार्टनर जो हमें बातें बताता है वो यहां भी होगा क्या? आंसर आ रहा है प्रतीक, सौरभ, विनीत, मयंक, तुषार, वंशिका, दीप्ति, अलीशा, दीपांशु, अनमोल, अंकिता, आकृति, सुमिंदा, उमंग, सभी बच्चों ने कहा यस सर। 100% जितने भी प्रोविजन आप पढ़कर आते हो, चाहे एसए 505 का कंफर्मेशन हो, चाहे एसए 501 का लिटिगेशन हो, चाहे आपका एसए 230 का डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे whatever we studied in our till chapter number 10 audit report, everything will be applicable on bank audit। तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि सर वो सारी एक्टिविटी जो मैं जनरली स्टैट ऑडिट के अंदर करता हूं, वो सारा काम मैं यहां भी करने वाला हूं। इसका मतलब ऐसे 320 का मेटेरियलिटी भी निकलेगा क्या? जरा बताओ, ऐसे 320 का मेटेरियलिटी भी निकलेगा क्या? हां भाई हां, निकलेगा। फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर फिर ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं जब हमको पूरा ज्ञान है, जब आपने हमको ये सिखा दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करते हैं, देन व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर बैंक ऑडिट। बेटा आपने जब चैप्टर 4 पढ़ा था, जिसके अंदर आपको एक कंसेप्ट सिखाया जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है क्या? जब भी आपको रिस्क असेसमेंट करना होता है, ऐसे 315 का नाम बताइए क्या है? ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ये दो वर्ड अपने आप में बहुत बड़े हैं। क्या कहता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। मतलब आप सारे काम कब कर पाओगे? जब आप उस एंटिटी को समझ पाओगे, और उस एंटिटी को समझकर आप सारे काम कर पाओगे, चाहे वो कंट्रोल हो, रिस्क असेसमेंट हो, कुछ भी क्या ना हो। इसका मतलब सर बैंक के अंदर मुझे बैंक के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। बैंक के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बैंक के बिजनेस को नहीं समझूंगा तो मैं स्टैट ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, चाहे मेरे को सारे बेसिक रूल्स आते हो या ना आते हो। अगर आप वीडियो से प्रभावित हुए अभी तक, अगर आपको लगता है यार अभी तक एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ है कम से कम समय के अंदर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं तकरीबन 350 स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, जबकि लाइक हमारे सिर्फ 150 हैं। तो इस को बढ़ाकर 400 कीजिए, ताकि एनर्जी, आपकी एनर्जी मेरे अंदर आ जाए और मैं उतना ही आपके साथ बढ़िया एक एनर्जीफुल हमारा सेशन ये रहे। तो देखिए अब मैं आता हूं मेन मुद्दे की बात। ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 के अंदर जो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के अंदर बेसिक बातें पढ़ी है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, टीम प्लानिंग, मीटिंग, वो सारी बातें पार्ट 1 के अंदर कवर आ जाती है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी रहेंगी, जैसे कि भाई जैसे कंपनीज का ऑडिट करते हैं तो कंपनीज एक्ट लगता है, बैंक के ऊपर आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगते हैं। बैंक को जो गवर्न करते हैं, बैंक को जो कंट्रोल करते हैं, बैंक को जो कानून फॉलो करने होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। बैंक अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं? बेसिक बोल सकता हूं। इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? बेसिक बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे पार्ट नंबर 2 के अंदर हम क्या कवर करेंगे? बैंक के, सोचो बेटा, बैंक का बिजनेस अब आपको मेरे को बताना है। बैंक के बिजनेस में सबसे मेन, सोचकर बताना, बैंक के बिजनेस में सबसे मेन एसेट कौन सा होता है? जरा बता दो। बैलेंस शीट का सबसे मेन एसेट कौन सा होता है? जरा कमेंट करके बता दो। 1 घंटे चलेगा गोविंद अग्रवाल, अभी तो स्टार्ट किया बेटा, अभी तो आप मजे लो बेटा। सर बताओ कौन सा? सर बैंक का सबसे बड़ा एसेट होता है एडवांस, जो बैंक अलग अलग फॉर्म में लोगों को एज ए लोन में देता है। किसी को वो होम लोन देता है, किसी को सीसी लिमिट देता है, किसी को अलग अलग फॉर्म में पर्सनल लोन, अलग अलग तरह से वो एडवांसेस देता है। ये बैंक का सबसे मेन बिजनेस होता है। तो मतलब बैंक का सबसे मेन एसेट जो है वो एडवांस हो गया। अब एक बात बताइए, इस एडवांस के अगेंस्ट क्या उसे कोई इनकम भी जनरेट होगी क्या? पीएनएल की सबसे मेन इनकम बताओ भैया कौन सी रहेगी? ये आपने मेरे को बताया एसेट। अब बताओ पीएनएल की सबसे मेन इनकम क्या रहेगी? सर इस एडवांस के अगेंस्ट हमने कोई भाईचारा थोड़ी ना किया है। बैंक आपसे सर इंटरेस्ट इनकम लेगा। ये इंटरेस्ट इनकम आपके पीएनएल का सबसे मेन इनकम रहेगा। चलो जी, दूसरा एसेट बताओ सबसे मेन बैंक का क्या रहेगा? सर सबसे मेन दूसरा एसेट जो होता है ना बैंक का, वो होता है इन्वेस्टमेंट। बैंक के पास जो पैसा होता है, बैंक उसको अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट करके रखता है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम भी मेरा
पी एंड एल का सेकंड मेन इनकम रहेगा। जब तक आप बैलेंस शीट को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप बिजनेस के मेन कंपोनेंट्स को नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको अंदर नहीं घुसा पाऊंगा बेटा। पहले टेक्निक समझो, पहले फाइनेंशियल समझो, बिजनेस की बेसिक नॉलेज लो, तब हम अंदर जा पाएंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। देखिए, ये मैंने बात कर ली मेन एसेट की इनकम की। अब आप मेरे को सोचकर बताइएगा, बैंक का सबसे भारी भरकम लायबिलिटी कौन सा होता है, बताइएगा। बैंक का सबसे भारी लायबिलिटी कौन सा होता है? सर, बैंक का सबसे भारी लायबिलिटी होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट अलग अलग फॉर्म में हो सकता है सर, सेविंग अकाउंट में हो सकता है, आपका एफडी फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में लोग आपके यहां डिपॉजिट करवाते हैं। तो क्या मेरा कोई खर्चा भी बनेगा क्या? ये मैंने इनकम की बात की है, क्या कोई मेरा खर्चा भी बनेगा क्या? बताइए जरा। क्या अगर कोई मेरे यहाँ पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है तो क्या बैंक उसको कुछ देता है क्या? यस सर, देता है। क्या देता है सर? इंटरेस्ट देता है। तो मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा एक मेजर खर्चा दिखेगा आपको बैंक के फाइनेंशियल्स के अंदर। तो अपन बात करते हैं, इसका मतलब सबसे मेन एसेट हो गई एडवांस, एक हो गई इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के अगेंस्ट मेरी इनकम भी हो गई, एक इंटरेस्ट इनकम और एक इन्वेस्टमेंट इनकम। सबसे बड़ी लायबिलिटी हो गई डिपॉजिट, जो कि लोग मेरे यहां रखते हैं, और उसके अगेंस्ट में देता हूं इंटरेस्ट। अब आप सोचकर बताइएगा, ध्यान से सोचकर बताइएगा, दिमाग लगाकर बताइएगा, जो एक हम नॉर्मल कंपनी के अंदर देखते हैं, नॉर्मल कंपनी में आप देखते हो क्या क्या खर्चे देखते हो सर? रेंट एक्सपेंस देखते हैं, एडमिन एक्सपेंस देखते हैं, लीगल एक्सपेंस देखते हैं, सैलरी का खर्चा देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं, अलग अलग तरह के प्रोविजंस देखते हैं। तो क्या ये सारे खर्चे एज इट इज क्या बैंक के फाइनेंशियल में भी देखने को मिलेंगे क्या? हाँ या ना? क्या ये सारे खर्चे आपको बैंक के फाइनेंशियल में भी देखने को मिलेंगे या नहीं? बताइएगा फटाफट से। यस सर, बिल्कुल मिलेंगे। यस सर, बिल्कुल मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जो ऑडिट प्रोसीजर हम नॉर्मल सीख कर आए हैं कि आपको रेंट एक्सपेंस कैसे चेक करना है, आप एग्रीमेंट उठा लो, एग्रीमेंट में देख लो एस्केलेशन क्लोज क्या है, उसके हिसाब से कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, रेशियोज निकाल सकते हो, पीवाई के साथ कंपेयर कर सकते हो, टीओडी कर सकते हो, सैलरी के अंदर मंथ ऑन मंथ वेरिएंस कर सकते हो। ये मैं आपको ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाकर लाया था। क्या बैंक ऑडिट के अंदर भी हम इन चीजों को उसी तरह से चेक करेंगे या कुछ अलग लगाएंगे? सर, उसी तरह से चेक करेंगे जैसे हम जनरली करते हैं। तो इसका मतलब ये चीज तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका मतलब मुद्दे की बात जो अगर मैं करूं बैंक ऑडिट के अंदर, तो एक है एडवांस के ऊपर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तीसरा है डिपॉजिट के ऊपर। अगर एसेट साइज बैलेंस शीट की बात करें तो, खर्चे की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस की हम बात करेंगे। अब एक और बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सर? बताओ सर। अब अपन बात स्टार्ट करते हैं एडवांस की। तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बैंकिंग, अब मैं थोड़ा सा बुक पे लेकर आ रहा हूं आपको, अगर आपको फ्लो समझ आ गया हो तो 12 मिनट के अंदर जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बैंकिंग, उसके कंसेप्ट नंबर 1 से लेकर कंसेप्ट नंबर 11 तक बेसिक बातें हैं जो हम पढ़कर आते हैं। ये नहीं है कि मैं छुड़वा रहा हूं, ये हम चैप्टर के आखिरी में कवर करेंगे क्वेश्चन बैंक से। और एक दो कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि कंपनीज के केस में क्या बनता है बेटा? कारो बनता है ना, ऐसे यहां पे भी एक LFAR की रिपोर्ट जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे आखिरी में। तो यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है एडवांस। सभी बच्चे क्लियर है? यहां तक सभी बच्चे क्लियर है? अब ये चैप्टर हमारा जो मेन स्टार्ट होता है ना, जो स्पेसिफिक बैंक एंटिटी के लिए स्टार्ट होता है, वो चैप्टर होता है कंसेप्ट नंबर 12 से स्टार्ट। मैं अभी भी देख रहा हूं तकरीबन 400 बच्चे लाइव हमें देख रहे हैं, बट वीडियो पे लाइक सिर्फ 228 है। बेटा मैं एक पोल कर लेता हूं, क्या आपको चीजें, क्या आपको मजा नहीं आ रहा? नॉट एंजॉइंग? प्लीज पोल पे कमेंट कीजिए, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कीजिएगा, क्योंकि यही तो एक चीज है जो आप मुझे दे रहे हो, बाकी सब तो मैं आपको दे रहा हूं। एक यही चीज है जो आप मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो देखिएगा एक बात, अब सिर्फ एडवांस की बात करेंगे। एडवांस मतलब जो बैंक लोगों को देता है अलग अलग फॉर्म में। एक बात बताइएगा बेटा, सोच कर सही बच्चे कमेंट में बताएंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हम अलग से डिस्कस करेंगे। जब बैंक एडवांस देगा तो क्या आप बैंक में गए और बोला, हे आरबीआई एसबीआई बैंक जरा इधर आओ, मुझे एक 5 करोड़ रुपए एडवांस दे दो, बैंक आपको ऐसे ही एडवांस दे देगा क्या? या काफी चीजें देखेगा आपकी, वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी देखेगा, बाकी सारी चीजें भी देखेगा, उसके साथ आपको कहेगा लाओ लाओ लाओ, क्या लाओ? सिक्योरिटी लाओ। आप क्या सिक्योरिटी मुझे दोगे, उस सिक्योरिटी के बेस पर मैं आपको एडवांस दूंगा, है ना बेटा?
तो सबसे पहले पैराग्राफ में तो यही लिखा हुआ है कि बैंक अलग अलग फॉर्म में लोगों को पैसा उधार देता है। टाइप ऑफ एडवांस देखिए, दो तरह के एडवांस होते हैं। एक एडवांस ऐसा होता है जिसमें बैंक, मेरे को लगता था आज मेरे को थोड़ा सा पैसा यहां लाके रख लेना था। एक बैंक क्या करता है, पैसा एक्चुअली में आपको ट्रांसफर करता है, इसे बोलते हैं फंडेड लोन्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फंडेड लोन्स, जहां पे बैंक एक्चुअल में पैसा आपको दे रहा है। दूसरा होता है नॉन फंडेड लोन्स, नॉन फंडेड फैसिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होती है बेटा, आप मान लीजिए आपका नाम है देव गुप्ता, देव गुप्ता को मेरे से, कपिल गोयल से सामान खरीदना है 50 लाख रुपए का। मैंने कहा भैया मैं आपको सामान देने के लिए तैयार हूं 50 लाख रुपए का, 4 महीने का क्रेडिट पीरियड में आपको देने के लिए तैयार हूं। देव गुप्ता ने कहा ठीक है फिर 50 लाख का माल भेज दो। मैंने कहा भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, एक काम करो आप बैंक से एक बैंक गारंटी दिलवा दो 50 लाख रुपए की। तो देव गुप्ता क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक से 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी मुझे दिलवाएंगे। बैंक गारंटी का मतलब क्या हुआ कि 4 महीने बाद अगर देव गुप्ता ने नहीं पे किया तो बैंक मुझे पे करेगा। बैंक क्या देव गुप्ता से चार्जेस लेगा, 100% लेगा, वो भी उसकी एक इनकम हो गई। तो बैंक गारंटी मैंने मेरे पास लेके रख ली, क्या वो कैश है क्या, नहीं। क्या बैंक ने देव गुप्ता को कैश दिया क्या, नहीं। बट एक सिक्योरिटी आ गई कपिल के पास कि कल को पैसा नहीं आया तो बैंक से मैं ले लूंगा। दिस इज नॉन फंडेड फैसिलिटी। जरा कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, क्या मैं एक एक लाइन रीड करूं या कंसेप्ट बताता हुआ चलूं। जल्दी से कंसेप्ट मेरे को बता दो कि सर एक एक लाइन रीड करनी है, मैं रीड भी करने के लिए तैयार हूं, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे सिर्फ। देखो, फंडेड लोन आर दोज लोन वेयर देयर इज actual transfer of funds from the bank to the borrower. Example of funded loan are term loan, cash credit, overdraft, demand loan. ठीक है, non funded facility are those which do not involve such transfer. Example of non funded loan are letter of credit, bank guarantee. Concept बता दो सिर्फ। उसके बाद देखिए What do advance comprises? एडवांस के अंदर क्या क्या आता है। अब किसी बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो ध्यान से सुने इस कंसेप्ट को कि एडवांस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। बेटा एक टर्म लोन इंक्लूड होता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, टर्म लोन इंक्लूड होता है। 40% बच्चे पोल में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं अभी, आई होप आपको मैं जल्दी ही पॉजिटिव कर दूं। एक होता है टर्म लोन जो मैं आपको एक स्पेसिफिक टर्म के लिए दे रहा हूं, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए दे रहा हूं, एक लंबे समय के लिए दे रहा हूं। एक होती है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिमांड लोन। देखो नाम भी पता चल रहा है, डिमांड लोन, आप पैसे ले जाओ, जब मांगेंगे हमें आपको वापस देने पड़ेंगे। एक होता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, मैंने आपको एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, जब आपको जितना चाहिए उतना निकाल लो। इसके अंदर अभी हम एक ड्रॉइंग पावर वगैरह की बात करेंगे। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, ठीक है। एडवर्स बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट आपका माइनस में चला गया, वो भी लोन कहलाएगा। पार्टिसिपेशन इन रिस्क शेयरिंग बेसिस, ये भी अभी आगे एक कंसेप्ट आएगा, उसे बताऊंगा। इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, ये भी अभी आगे पूरा एक कंसेप्ट आएगा। इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन क्या है ये भी आप आगे पूरा समझ जाएंगे। तो ये तो एक जनरल कंसेप्ट था। एडवांस में किस किस टाइप का एडवांस हो सकता है भाई, आपके आईसीआई का कुछ नहीं पता, टाइप ऑफ एडवांस ही पूछ ले आपसे तो बता देना। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि भाई आप अपने फाइनेंशियल में इन एडवांस को किस तरह से दिखाते हो। तो ए में सबसे पहले आप दिखाओगे बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, फिर कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन रिपेबल ऑन डिमांड, फिर टर्म लोन। बी में दिखाओगे सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट कितने लोन है, कवर्ड बाय बैंक गारंटी कितने हैं और अनसिक्योर्ड कितने हैं। एडवांस इन इंडिया के अंदर आप प्रायोरिटी सेक्टर में बताओगे कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में बताओगे कितने और बाकी बैंक में कितने हैं वो ये। तो ये सब बेकार की बातें, बेसिक बातें थी, ठीक है। एडवांस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है आपके अकाउंट की। उसके बाद ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस को भी हम मेन कंसेप्ट में देखेंगे। चार्ट को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं। यहां से आपका एक मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। सर आपने एडवांस तो बता दिया, अब क्या बैंक आपको पैसा ऐसे ही दे देगा या आपसे सिक्योरिटी लेगा? सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन अभी आपके प्यार में कमी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लाइव व्यूअर जा रहे हैं 500 लेकिन लाइक है 300, दिस इज रॉन्ग। अब एक बात बताइए, जब बैंक आपको पैसा उधार देगा तो क्या आपसे सिक्योरिटी लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा सर। तो बेटा सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी को मैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बोलता हूं, जिसके बेस पे मुझे लोन मिलता है। एग्जाम्पल सुनिए बेटा, आप बैंक में गए, आपने कहा कि मुझे भाई अपने धंधे के लिए लोन चाहिए। कितना चाहिए? मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, मान लो सीसी लिमिट चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है मैं आपको 1 करोड़ की सीसी लिमिट देने के लिए तैयार हूं, आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेगी? मैंने कहा प्राइमरी सिक्योरिटी मेरे धंधे का स्टॉक रहेगा,
आप मेरा स्टॉक के बेस पे मेरे को लोन दे दो। बैंक ने क्या किया, आपके स्टॉक के बेस पे आपको 1 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव कर दिया, सैंक्शन कर दिया। कुछ समय बाद पता चला आपका लोन कम हो गया, आपकी भाई लोन स्टॉक कम हो गया, स्टॉक आपने बेच खाया, नया मंगवाया नहीं, तो स्टॉक वैल्यूएशन अगले महीनों में कम हो गया। तो बैंक ने कहा भैया देखो आपने उस स्टॉक के बेस पे 1 करोड़ रुपए उठाया था, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, तो या तो आप मुझे पैसा वापस करो, आपको करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। तो आप कहते हो भैया रुको रुको रुको, एक काम करो, ये दुकान के पेपर हैं, जरा ये भी ले जाओ एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज ए एडिशनल सिक्योरिटी। लो जी पढ़ो जरा। प्राइमरी सिक्योरिटी रेफर टू द सिक्योरिटी ऑफर बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और वन ऑफ अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। दिस सिक्योरिटी इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस। कोलेट्रल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी, एक एडिशनल सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कैन बी इन एनी फॉर्म, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल। तो दो तरह का आपका नेचर ऑफ सिक्योरिटी हो गई, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेट्रल सिक्योरिटी। उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेप्टेड बाय बैंक आर दी फॉलोइंग। 4 नंबर के अंदर पूछ सकता है आपसे, बताइए भैया टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर। पता है ना बैंक आपसे गारंटी भी ले लेता है, आपसे दूसरे बंदे से गारंटी कहलवा लेता है। गुड्स, स्टॉक, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल भी वो गारंटी के रूप में ले सकता है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आप अपना बीवी का जेवर रख के भी लोन ले सकते हो, मतलब आप अपना भी रख सकते हो, लेकिन जनरली लोग मेंस के पास इंडिया में ज्वेलरी कम होती है, वुमेन के पास ज्यादा होती है, तो बेचारी लड़कियां यहां पे फंस जाती हैं अगर कभी कोई दिक्कत आती है। तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोन ले सकते हो। एग्रीकल्चर एडवांस में जो आपकी क्रॉप होती है उस पर भी ले सकते हो। थर्ड पार्टी गारंटी दे सकते हो। बैंक जनरल लीन हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी शेयर्स के ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे लोन कैसे लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, सुन लीजिए। मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जिसका टर्म है बेटा 10 ईयर। जिसका टर्म कितना है, 10 ईयर है। मैंने 5 साल उसकी प्रीमियम पे कर दी, मान लीजिए 10 लाख रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए मैंने पे कर दिया। टोटल ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर मैं उसको 1 करोड़ रुपए पे करूंगा और एट द एंड ऑफ 10 ईयर बैंक मुझे 1.5 CR, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1.5 करोड़ रुपए देने वाली है। मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और मैं बैंक में गया अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। बैंक में जाकर मैंने कहा कि मुझे भैया 20 लाख रुपए की या 70 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ क्या बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे 70 लाख रुपए दे देगा क्या? आपका आंसर आना चाहिए सर नहीं देगा, नो। क्यों? माना 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उसने प्रीमियम तो अभी सिर्फ 5 साल का ही पे किया है ना सर, जो कि 50 लाख है। हो सकता है आगे प्रीमियम पे करे या ना करे, तो बैंक तो रिस्क लेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, 50 लाख रुपए जो प्रीमियम पे कर रखा है उसमें भी पूरा तो देगा नहीं, कुछ तो मार्जिन रखेगा। मान लो 40% मार्जिन रखता है, 60% वो कहता है मैं आपको लोन दे दूंगा। वो 30 लाख रुपए का लोन उस पॉलिसी के बेस पे दे सकता है। ठीक है, तो ये तो था कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज क्या क्या होती है जो बैंक को दी जा सकती है एज ए बोरोवर, मैं क्या क्या दे सकता हूं। याद रहेगी, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। किस किस तरह से क्रिएट की जाएगी सिक्योरिटी बैंक के द्वारा, बैंक कैसे कैसे सिक्योरिटी क्रिएट करेगा। अगर आपको पता है तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, मॉर्गेज। क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? मॉर्गेज बेटा क्या एग्रीमेंट होता है। बैंक आपसे आपकी एसेट नहीं लेता, बैंक कहता है एक काम करो भैया, आप घर खरीद रहे हो, आप घर में आप भी रहोगे। जैसे मैंने अपना ये महल खरीदा, ये महल बैंक ने थोड़ी ना रखा, ये महल मेरे पास ही है। बैंक ने क्या किया, मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कोर्ट में जाकर, और मेरा घर का पेपर बैंक के पास है। जिस दिन मैं सारे पैसे चुका दूंगा, पता नहीं कब तक चुकेंगे वो एक अलग बात है, जिस दिन मैं सारे पैसे चुका दूंगा उस दिन ये घर लीगली मेरा हो जाएगा, टाइटल मेरा हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, मॉर्गेज एक एग्रीमेंट है, बस आप ये समझ के चलना। मॉर्गेज आर ऑफ सेवरल काइंड बट द मोस्ट इंपोर्टेंट आर द रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड द इक्विटेबल मॉर्गेज। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के मॉर्गेज आते हैं, ध्यान रखना। ये 2 तरह के मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। सुनिएगा, रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है, जहां पे एग्रीमेंट समझ लो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके किया जाता है। भाई मैंने कोई सामान खरीदना है, उसका एग्रीमेंट में बैंक से लोन ले रहा हूं, बैंक मुझे पैसे दे रहा है, तो एग्रीमेंट कहां पे जाके होगा, रजिस्टर्ड होगा। बैंक कोर्ट में जाके वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा, दैट इज रजिस्टर्ड मॉर्गेज। ठीक है, और मान लो मैं बैंक को कहता हूं यार क्या हम जाके कोर्ट में खड़े होंगे, आप मेरी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर रख लो,
मतलब मैं सिर्फ अपने पेपर और एक जनरल एग्रीमेंट कर लेता हूं, उसको रजिस्टर नहीं करवाता हूं, उसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, एक बार पढ़ लो जरा। ए रजिस्टर्ड मॉर्गेज कैन बी अफेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट called mortgage deed signed by the mortgagor. It is registered the property to the mortgage as a security. ठीक है, इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज इफेक्टेड बाय मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड। बस मैं आपको पकड़ा देता हूं, आप रख लो और मान लो कि भाई आपके पास एज ए सिक्योरिटी है। हमेशा हमेशा आपको रियल लाइफ में जब भी आप कोई बड़ा सामान खरीदते हो रजिस्टर्ड मॉर्गेज देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है भैया, प्लेज। कोई बताएगा प्लेज क्या होता है बेटा? प्लेज क्या होता है बताएगा आपको? प्लेज मतलब बैंक को आपने अपना एसेट दे दिया लोन लेने के लिए। तो ये किस चीज में आपको देखने का मिलेगा? जनरली गोल्ड लोन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, ए प्लेज डज इन्वॉल्व बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स। मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं। ए प्लेज डज इन्वॉल्व बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक। जो बैंक पैसा उधार दे रहा है, आप उसको अपना सामान दे देते हो विद इन द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग चार्ज देयर ओन एज ए सिक्योरिटी फॉर द एडवांस। द लीगल ओनरशिप किसके पास रहेगी? मेरे पास ही रहेगी। द लीगल ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द प्लेजर व्हाइल द लेंडिंग बैंक गेट सर्टेन डिफाइंड इंटरेस्ट इन द गुड्स। भाई मेरे को ब्याज तो देना ही पड़ेगा। द प्लेज ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट ए स्पेसिफिक और फिक्स चार्ज। मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस वाले लोग क्या करते हैं, गोल्ड लोन देते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग आपको इस तरह के एनबीएफसीज दिख जाएंगी। आप वहां पे अपना सोना लेकर जाओ, वो सोने का 70% का लोन आपको दे देंगे। हर साल आपको बुलाएंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको आपका सोना दिखाएंगे, देखो भाई आपका ये ना ये ना, उसको दोबारा वेट करेंगे। अगर भाव बढ़ गया होगा तो उसका वैल्यू दोबारा करेंगे और कहेंगे भाई आपको अगर और पैसे लेने हैं तो ले लो। भाव कम हो गया होगा तो कहेंगे आपको इतना तो जमा करवाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया प्लेज। हाइपोथिकेशन बेटा क्या होता है? हाइपोथिकेशन जैसे कि कार लोन। कार लोन यहां पे क्या होता है, बैंक मुझे एक ये भी सेम एक एग्रीमेंट के बेस पे मेरे को बैंक लोन दे रहा है, गाड़ी दे रहा है। गाड़ी मेरे पास है पोजीशन, बैंक के पास ओनरशिप गई नहीं। क्या मेरे पास ओनरशिप आई? क्या बेटा इसमें एक्चुअली में ओनरशिप मेरे पास भी नहीं आई, बैंक के पास भी नहीं आई। समझिए, अगर किसी बच्चे के घर में गाड़ी है तो आज अपने पापा को बोलना, पापा एक बार अपनी आरसी दिखाओ। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल। अगर वो गाड़ी लोन पे है ना, तो ऊपर आपका नाम आ रहा होगा कपिल, नीचे आ रहा होगा हाइपोथिकेटेड बाय द एसबीआई बैंक। मतलब उस आरसी पे लिखा होगा कि इस गाड़ी का लोन एसबीआई बैंक ने किया हुआ है। जिस दिन मैं ये सारा लोन चुका दूंगा उस दिन मेरी आरसी रिप्लेस होके मेरे पास आएगी और मैं एक्चुअल ओनर उसका बन जाऊंगा। क्या बैंक ओनर बन गया क्या जब लोन दिया? नहीं, मैं उसको एज ए एजेंट गाड़ी चला रहा हूं। आप ये समझ लीजिए। देखो, द हाइपोथिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज which is created in favor of the lending bank by execution of hypothecation agreement in respect of the movable security belonging to the borrower. Neither ownership nor possession is transferred to the bank. ये सारी चीजें आप याद रखना। However, the borrower hold the physical possession of the goods as an agent or trustee of the bank. The borrower periodically submits statement regard। अगर आपने किसी ने इन्वेंट्री के बेस पे ले रखा है तो आपको हर महीने क्वार्टरली आपको स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट करना होगा। ठीक है जी। अब आता है असाइनमेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या, असाइनमेंट। मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूं, बैंक कह रहा है भैया कुछ तो सिक्योरिटी दो। मैं कहता हूं ठीक है, आई हैव सम राइट्स, मेरे पास कोई चीज है वो मैं आपको असाइन कर देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को किसी डेटर से 50 लाख रुपए लेने हैं। मेरा नाम कपिल है, मैं जाता हूं एसबीआई बैंक में और कहता हूं भाई मुझे आप 50 लाख का लोन दे दो। बैंक कहता है कैसे दे दूं? मैंने कहा डेटर है, 6 मंथ के बाद ड्यू है, ये मैं एक एग्रीमेंट करवा देता हूं आपका। ही विल पे टू यू 50 लाख रुपए, आप मेरे को एटलीस्ट 20 लाख का तो लोन दो। तो मैंने अपने राइट, जो मेरे राइट थे वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकते हैं, वो राइट मैंने किसको असाइन कर दिए? एसबीआई बैंक को असाइन कर दिए। और एसबीआई बैंक मुझे क्या करता है, उसके बेस पे लोन दे देता है। ये आप सेल्फ रीड कर लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है सेट ऑफ। सेट ऑफ बेटा आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ सर एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, एसबीआई बैंक से। मेरा नाम कपिल है, मेरा नाम कपिल है जी। मेरा एसबीआई बैंक में मान लीजिए एक अकाउंट है, उस अकाउंट में मेरी एफडी है 50 लाख रुपए की। ठीक है, वो एफडी मेरी सेपरेट है। अब मेरे को एक लोन की रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने क्या किया, लोन ले लिया एक 20 लाख रुपए का एसबीआई बैंक से। अब मैं उसको एज ए सिक्योरिटी रखना चाह रहा हूं, या मेरे को मान लो बैंक को मैं नहीं पे कर पा रहा हूं, तो बैंक क्या कहता है, ठीक है भैया हम एक काम करते हैं, आपका हमारे पास एफडी है या आपका हमारे पास सेविंग अकाउंट है,
उसमें बैलेंस है, हम एक काम कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, सेट ऑफ के अंदर जो सेट ऑफ होगा ना वो सेम पर्सन का सेम नाम के अकाउंट के साथ होगा। ऐसा मत करना कि कपिल है और मेरा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी है और उनके बैंक अकाउंट भी एसबीआई बैंक के अंदर है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या एसबीआई बैंक उन अकाउंट के साथ भी सेट ऑफ कर सकता है क्या? जल्दी से बताओ। एफडी को एज ए सिक्योरिटी मान लो आपने नहीं दिया था पहले, एफडी को एज ए सिक्योरिटी आपने हो सकता है ना दिया हो, देवगुप्ता, तो उन अकाउंट के साथ बैंक एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल आंसर में आप एग्जांपल लिख सकते हो, पढ़ो जरा, पढ़ने की जरूरत है क्या सर? पढ़ दो एक बार फटाफट। सेट ऑफ इज ए स्टैच्यूटरी राइट ऑफ ए क्रेडिटर टू एडजस्ट होली और पार्टली द डेबिट बैलेंस इन द डेटर अकाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन द अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर। ठीक है, अब मैं ये, हाँ, द राइट टू सेट ऑफ अनेबल ए बैंक टू कंबाइन टू अकाउंट्स, दो अकाउंट को कंबाइन कर सकता है, डिपॉजिट अकाउंट एंड ए लोन अकाउंट ऑफ द सेम पर्सन प्रोवाइडेड बोथ द अकाउंट्स आर इन द सेम नेम सेम राइट। ठीक है भाई, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल अकाउंट को मैं क्लब कर सकता हूं, पार्टनरशिप कंपनी मेरे अकाउंट अगर है तो उनको क्लब नहीं कर सकता। लीन क्या होता है बेटा, ये तो आप ऑडिट में भी पढ़ते हो ना, लीन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई अगर मेरा बैंक ने, मैंने बैंक का पैसा नहीं दिया तो बैंक के पास अगर मान लो गोल्ड लोन ही था, मैं गोल्ड के बेस पे बैंक का पैसा ले आया, अब मैं बैंक को पे नहीं कर रहा हूं, तो क्या बैंक मेरा गोल्ड सीज करके बेच सकता है? करना ही पड़ेगा बैंक को। लीन इज ए क्रिएशन ऑफ द लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। बैंक मुझे नोटिस भेजेगा, मेरी कंसेंट लेगा और उस माल को बेचकर अपने पैसे रिकवर करेगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दोबारा मत लाइक कर देना, वो नॉर्मल हो जाएगा। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी समझ आया क्या? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी समझ आया है क्या? जल्दी जल्दी फटाफट से बताएंगे। और मेरी बेटी छोटी वाली पता नहीं कहां से निकल कर आज आ गई है, मैं इसको बांध कर आया था अरे यार, इसको मैं बिल्कुल बाहर खड़े होकर रो रही है, वो शीशे का दरवाजा है इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को। बिल्लू वापस जा प्लीज मैं ले आऊं क्या 1 मिनट जब तक उसकी मम्मी आती है, अदरवाइज रो रो कर बुरा हाल कर देगी। मैं ले आता हूं, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे यार, मैं लेकर आता हूं बेटा। अग्रिमा, लीशा आ गई है इधर, अग्रिमा रुको रुको, मैं बिठा रहा हूं, मेरी क्लास चल रही है लीशा, तुम कुछ कर नहीं सकती हो यहाँ पे, मेरी क्लास चल रही है तो यू कहाँ किसी भी चीज को टच मत करना, लाइव सेशन है, तुम इसके साथ खेल लो। ये माउस बंद करके इसको दे देता हूँ, लो लो जी लो। अब आपको समझ आया। अब मैं थोड़ा एक बार 1 मिनट लगेगा मेरे को वापस से सेटल डाउन होने में, सॉरी फॉर दिस। क्या आपको बेटा नो, क्या आपको मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी समझ आया क्या? मॉर्गेज, उसके अंदर 2, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ एंड लीन। समझ आ गया हो तो फटाफट लिख दो सर समझ आ गया, यस आनंद आ गया सर, रोनेश बोल रहे हैं। चलो जी, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लो जी, और मैं आपको यह भी बताऊंगा आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इससे बढ़िया क्या होगा। ओ नो नो नहीं, अब आता है क्वेश्चन हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन परटेनिंग टू एडवांस। मतलब यहां पर हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। कौन कौन से? कह रहा है कि बैंक में आप इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, एक तो ये बताओ। दूसरा, एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे, ये बताओ। तीसरा, प्रोविजनिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बताओ। 3 कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे 1, एसेट कैसे क्लासिफाई करोगे 2, प्रोविजन कैसे बनाओगे 3। इसकी मम्मी को होश ही नहीं, हमारी बेटी कहां चली गई। लो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है। अगर आप लोगों को पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है। सर मेरे को पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है, बता बेटा क्या है, जल्दी बोल। सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसी एसेट होती है जिसमें बैंक ने लोन दे रखा है मान लो किसी को, और उस सामने वाले बंदे ने बैंक को पैसा देना बंद कर दिया हो। मतलब ड्यू डेट पे जो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करता है ना, उसने ड्यू डेट पे पैसा देना बंद कर दिया हो।
तो क्या वो एनपीए हो गया? नहीं सर, ड्यू डेट से वो ओवर ड्यू हो चुका है मोर देन 90 डेट। देखो बेटा, ओवर ड्यू और 90 डेज दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक को आप मान के चलिए आपने बैंक से एक लोन ले रखा है और उस लोन की जो ईएमआई कटती है ना, वो 5th ऑफ एवरी मंथ को कटती है, 5th ऑफ एवरी मंथ को कटती है। आपने 5th को बैंक को पैसा नहीं दिया, क्या 6th को वो ओवर ड्यू हो गया क्या बेटा? क्या वो 6th को ओवर ड्यू हो गया? आंसर इज यस। क्या वो एनपीए भी हो गया क्या? आंसर इज नो, क्योंकि सर एनपीए होगा जिस दिन ओवर ड्यू होता है उसके 90 डेज के बाद। मोर देन 90 डेज जब हो जाता है ना ओवर ड्यू, तब हम उसे एनपीए कहते हैं। ये बात आपको समझ आई? बेटा रुक जा, आपको ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई? लो जी पढ़ो एक बार। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सबसे मेन कंसेप्ट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे की सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ए एसेट बिकम एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम, जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर दे फॉर द बैंक। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ए लोन और एडवांस वेयर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू, जो कि ओवर ड्यू हो गई है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टर्म लोन, या वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, या द बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन द केस ऑफ बिल परचेज और डिस्काउंटेड। या आउट ऑफ ऑर्डर मैं भी आपको समझाता हूं। अगला कंसेप्ट है आउट ऑफ ऑर्डर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जा सकता है कि 4 मार्क्स के अंदर बताओ आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। 4 मार्क्स के अंदर बताओ आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। सुनिएगा आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। बैंक ने आपको सीसी लिमिट दे रखी है, मान लीजिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपको दी हुई है। पहले मेरे को कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को ये नहीं पता सीसी लिमिट क्या होती है। जब तक ये नहीं पता चलेगा मैं कंसेप्ट नहीं समझा पाऊंगा। जल्दी बताओ बेटा सीसी लिमिट क्या होती है, समझ लो यार। कुछ तो, कोई तो ऐसा होगा शायद जिसको ना पता हो। सीसी लिमिट क्या होती है समझो। बेटू नहीं, सीसी लिमिट क्या होती है, जैसे मैं कपिल गोयल, ठीक है, मैं एसबीआई बैंक में गया और मैंने कहा भाई मुझे अपने रेगुलर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बैंक कहता है ठीक है उठा लो, कितने चाहिए बताओ, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। मैंने कहा भाई अभी नहीं चाहिए, मुझे कभी कभी पैसे चाहिए होते हैं। तो आप एक काम करो, एक लिमिट मेरी है ना अप्रूव करके रख दो, मेरे को जब भी पैसे चाहिएंगे मैं ले लूंगा और आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। अभी हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो कहेगा ठीक है। तो बैंक क्या करता है, मेरी है ना एक ड्रॉइंग, हाँ पानी, मेरी एक ड्राइंग पावर निकाल के रख देता है। बैंक क्या करता है, एक लिमिट, अभी मैं चलो डायरेक्ट समझा रहा हूं। बैंक एक लिमिट निकाल के रख देता है कि भैया ये आपकी लिमिट है, इतना पैसा आप ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है। अब बैंक ने ये अकाउंट ओपन किया है धंधा करने के लिए, ना कि आपकी फैसिलिटी के लिए। बैंक कहता है कि आपको भैया पैसा उठाना ही उठाना पड़ेगा, नहीं उठाओगे तो मैं इसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, तो मैं इसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा। या फिर मान लो आपने पैसा तो उठा लिया और अब आपने उसको इंटरेस्ट को रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट को पे नहीं किया, तो मैं आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा, फिर तो एनपीए हो ही गया ना। या मान लीजिए इंटरेस्ट लगा 200 का और आपने पे किया 100, तो उस केस में भी मैं इसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दूंगा। जरा एक बार पढ़ो, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ये समझते हुए कि काफी बच्चों ने बैंक ऑडिट नहीं पढ़ रखा होगा। आउट ऑफ ऑर्डर जरा ध्यान से पढ़िएगा। एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंड, हाँ बाबू, हाँ कर लो। An account should be treated as out of order if the outstanding balance remain continuously in excess of the sanction limit और drawing power। sanction limit और drawing power अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। बेसिकली क्या बोल रहा है, एक चीज और बोल रहा है, आपको लिमिट मैंने दी, भाई आपकी लिमिट है 5 लाख रुपए और आपने विड्रॉ कर लिया 5,10,000 रुपए, तो उस केस में भी ये आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। हाँ, out of order. An account should be treated as out of order if the outstanding balance remain continuously in excess of the sanction limit और drawing power। वो अगर sanction limit और drawing power से ज्यादा है, आपने जो पैसा ले रखा है, तो वो out of order कहलाएगा। In case where the outstanding balance of the principal operating account is less than the sanction limit और drawing power, भाई आपने जो पैसा निकाल रखा है वो अपनी लिमिट के अंदर ही निकाल रखा है, बट ये इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूअसली फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। भाई आपने पैसे तो कम निकाल रखे हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी क्रेडिट नहीं है 90 दिन तक एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट।
और क्रेडिट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, दिस अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इस अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया क्या? आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं 10 सेकंड के अंदर बस लिशा को छोड़कर आया। आप कमेंट कर मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट आपको आउट ऑफ ऑर्डर समझ आया क्या? लिशा मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो हो सकता है मैं 2-3 चीजें मैंने मिस कर दी हूं या मैं आपको अच्छे से ना समझा पाया हूं। छोड़ के आने के बाद मैं दोबारा समझा दूंगा। कमेंट करके बताओ। तब तक मैं आया बस 20 सेकंड के अंदर। लो जी लो, मैं वापस हूँ। आई थिंक मैंने 20 मिनट का 20 सेकंड का वादा किया था, मैं 20 सेकंड में आ गया। मैं अग्रिमा को देने गया, अग्रिमा कह रही है लिशा यहाँ सो रही थी। तो मैंने कहा भैया कमाल है, तुम लोगों को इतना ही होश नहीं है कि बच्चा गायब हो गया है। लो जी लो, सर समझ आ गया। लो जी, फिर आगे चलो। ओवर ड्यू का मतलब क्या होता है? अगर आपने ड्यू डेट पे पैसा नहीं पे किया, दैट इज ओवर ड्यू। चलो जी आगे चलो। प्रोविजन रिक्वायरमेंट, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कहां पर? हमारे लिमिट बेस्ड चार्ट में। देखिएगा प्रोविजन कितना बनेगा, ध्यान से सुनिए। अगर कोई सबस्टैंडर्ड एसेट है, सबस्टैंडर्ड एसेट कौन सी होती है सर? एक ऐसी एसेट जो कि एनपीए है फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। आपने किसी एसेट को एनपीए बोल दिया, बट अभी वो 12 महीने तक ही हुए हैं, तो उस पे प्रोविजन कितना बनेगा? 15%। कितना परसेंट बनेगा प्रोविजन? सभी बच्चे लिखेंगे 15%। यशिका डोंट वरी बेटा, एट द एंड समझा दूंगा ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। यशिका आप आखिरी में कमेंट करना। अगर कोई डाउटफुल एसेट है, डाउटफुल मतलब जो जिसको 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं, विच हैज रिमेन इन द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उसके अंदर आप 3 सब कैटेगरी बनाएंगे। एक डाउटफुल अप टू 1 ईयर, एक 1 to 3 ईयर और एक मोर देन 3 ईयर। आप पीरियड के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 1 साल वाले कौन से हैं, 12 महीने वाले, 1 से 3 साल वाले और मोर देन 3 वाले। अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा जो लोन आपने दे रखा है उसमें सिक्योर पोर्शन कितना है और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। सिक्योर्ड पोर्शन पे जो आप प्रोविजन बनाएंगे वो 25, 40 और 100, और अनसिक्योर्ड पे तो भैया 100% ही बन जाएगा। उसके अलावा आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट पे बनेगा प्रोविजन 100%। लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कब किसी एसेट को लॉस एसेट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है। क्या कहता है? लॉस एसेट वुड बी वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने मान लो बोल दिया भैया ये तो आपका लोन खत्म हो गया है, इससे पैसे नहीं आने, दिस इज ए लॉस एसेट, ठीक है। और द आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली, और आपके बुक्स में वो अमाउंट आ रहा है, उसको आप लॉस एसेट बोलते हो। क्या यहां तक आपको समझ आ गया क्या? बता दो जरा फटाफट से। अब मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। क्या कहता है देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। यहां पे आप मेरी एक स्टोरी सुनो फटाफट से, 30 सेकंड की है बस, ज्यादा लंबी नहीं सुनाऊंगा।